हेलो दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल में पहले बार हो तो मेरा सी द वर्ल्ड सब्सक्राइब करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें। अध्याय 806 जेंग जियांजिंग को धमकाया। भद्दे व्यवहार 4 इन दो महिलाओं में से एक को उसने अपने हाथों से पाला था, दूसरी को उसने बचपन से बड़ा होते देखा था। इस समय बूढ़ी मैडम जेंग कुछ परेशान दिखी और उन्होंने अपना हाथ उठाकर बूढ़े मास्टर जेंग का हाथ पकड़ लिया। चूंकि बच्ची को पहले से ही अपनी गलती का पता है, तो आइए इस बार उसे माफ कर दें। जेंग लिंगलिंग ने जल्दी से कहा, पिताजी, जियांजिंग जानती है कि वह गलत थी, कृपया इस बार जियांजिंग को छोड़ दें। बूढ़े मास्टर जेंग ने कोड़ा फेंका, याद रखना कि यह गलती दोबारा मत करना। चाहे जो भी हो, जेंग जियांजिंग अभी भी उनकी पोती थी और वास्तव में ओल्ड मास्टर जेंग उसे दंडित करने में कुछ हद तक अनिच्छुक महसूस कर रहे थे। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद पिताजी, जेंग लिंगलिंग ने कहा। जियांजिंग, जल्दी से दादाजी को धन्यवाद दो। धन्यवाद दादाजी। बूढ़े मास्टर जेंग ने आह भरी, जो उड़ाऊ पुत्र लौटता है वह सोने से भी अधिक कीमती होता है, अब उठ जाओ। बूढ़ी मैडम जेंग ने तुरंत मां और बेटी को जमीन से ऊपर उठाने में मदद की। बूढ़ी महिला को अपनी बेटी और पोती के लिए दया आई, लेकिन उसने जेंग जियांजिंग की आंखों की गहराई में चरम पर मौजूद दुर्भावनापूर्ण घृणा को नजरअंदाज कर दिया। कमरे में वापस आकर जेंग लिंगलिंग ने जेंग जियांजिंग की पीठ पर दवा लगाई और जेंग जियांजिंग ने कहा, मां, मुझे ऐसा लगता है कि हम जेंग परिवार द्वारा पाले गए कुत्ते की तरह हैं। वे जब चाहते हैं हमें मारते हैं, जब चाहते हैं हमें डांटते हैं, और कभी कभी जब वे खुश होते हैं तो हमें कुछ हड्डियां फेंक देते हैं। जेंग लिंगलिंग का चेहरा बदल गया। जियांजिंग, चलो थोड़ी देर और सहन करते हैं। वे दोनों इतने वर्षों तक कष्ट सह चुके थे, उनके लिए इस दुख के क्षण का क्या महत्व था। अगली सुबह जेंग जियांजिंग एक अलग व्यक्ति की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर अब पहले वाला अहंकार नहीं था, यहां तक कि उसके कपड़े भी पहले जैसे चमकीले नहीं थे। उसका समग्र आचरण बहुत अधिक शांत हो गया था। बाहरी लोगों को जेंग जियांजिंग का व्यवहार पश्चाताप का एक सच्चा कार्य प्रतीत हुआ, लेकिन नियांग को पता था कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। बहन, मुझे माफ कर दो, जेंग जियांजिंग ने नियांग की पीछे हटती हुई आकृति को पुकारा और माफी मांगी। नियांग मंद मंद मुस्कुराई, यह ठीक है। चूंकि कोई व्यक्ति अभिनय करने के लिए तैयार होता था, इसलिए वह अभिनय में उसका साथ देती थी। उसे अभिनय करना सबसे ज्यादा पसंद था। जेंग जियांजिंग ने फिर पूछा, बहन, क्या अब आप मुझ पर नाराज नहीं हैं? नियांग ने जेंग जियांजिंग का हाथ थाम लिया। उसके मुंह के कोनों में हल्के गड्ढे बन गए। गलती करना इंसान का स्वभाव है। एक बहन के तौर पर मैं तुम्हें कैसे दोषी ठहरा सकती हूं? जेंग जियांजिंग के मुंह से व्यंग्य निकला। उसने शुरू में सोचा था कि नियांग में कुछ महान क्षमताएं हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि वह सिर्फ एक मूर्ख थी। बहन? क्या नियांग सचमुच उसे बहन मानती थी? नितांत मूर्खतापूर्ण। इस बार जेंग जियांजिंग ने नियांग को धीरे धीरे एक खाई में धकेलने की योजना बनाई, जहां से वह कभी वापस ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। जेंग जियांजिंग ने आगे कहा, बहन, अगर आप टीचर डू से मिलें तो कृपया उन्हें मेरे लिए बताएं कि जो हुआ वह जानबूझकर नहीं था। मुझे बस यह नहीं पता था कि कैसे शुरू करना है। यदि नियांग टीचर डू को रिझा सकती थी तो वह क्यों नहीं? नियांग को नीचे लाने के लिए उसे शिक्षक डू से शुरुआत करनी पड़ी। वह नियांग को अपना पतन स्वयं करने देगी। तो असली मकसद यही था। नियांग के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। जरूर बहन, मैं संदेश पहुंचा दूंगी। जेंग जियांजिंग के विचार घूम गए और उसने आगे कहा, क्या मैं आपको शिक्षक डू के ठिकाने पर नजर रखने के लिए परेशान कर सकती हूं? नियांग ने सिर हिलाया, बेशक। तो मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा बहन, जेंग जियांजिंग ने कहा। जैसा तुम्हें करना चाहिए। नियांग का स्वर हल्का था। जेंग परिवार की मुश्किलें बहुत गहरी थीं और सच्चाई को उजागर करने के लिए नियांग को सबसे पहले जेंग सुयु को ठीक करना था। दरअसल वह नरक की 13 सुइयों के बारे में लगभग पूरी तरह से जानती थी, लेकिन अंतिम चरण की कमी थी, जिसके बारे में उसे अपने शिक्षक से चर्चा करनी थी। जेंग जियांजिंग से निपटने के बाद नियांग अपनी बाइक से अपने शिक्षक के घर चली गई।
मौसम धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था और उसके लिए बहुत ही असामान्य बात यह थी कि नी यांग ने आज च्योंगसम नहीं पहना था, बल्कि काले चौड़े पैरों वाली पतलून के साथ एक सफेद लालटेन आस्तीन वाला ब्लाउज पहना था। लालटेन आस्तीन वाला ब्लाउज नी यांग ने खुद डिजाइन किया था और एक दर्जी ने बनाया था। इसमें आधुनिक फैशन तत्वों के साथ क्लासिक तत्वों का संयोजन था और चूंकि यह सिलवाया गया था इसलिए यह उन पर बिल्कुल फिट था। कमर को कसने वाला स्टाइल उन पर खास तौर पर सूट करता था। उसके मुलायम बाल उसकी पीठ पर हवा के साथ लहराते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। जब नी यांग अपने शिक्षक और उनकी पत्नी के घर पहुंची तो वृद्ध दंपति नाश्ता कर रहे थे। हालांकि नी यांग पहले ही खा चुकी थी, फिर भी वह कुछ निवाले लेने के लिए वृद्ध दंपति के साथ शामिल हो गई। खाने के बाद नी यांग ने अपनी शिक्षिका के साथ नरक की 13 सुइयों के बारे में चर्चा शुरू की। शिक्षक वांग ने कहा, यांग, तुम इन 13 नरक की सुइयों के साथ हाल ही में बहुत मेहनत कर रहे हो। अपने शिक्षक को ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है? नरक की 13 सुइयां बहुत खतरनाक थीं और नी यांग को चिंता थी कि उसकी शिक्षिका चिंतित हो सकती है या उसे रोकने की कोशिश कर सकती है, इसलिए उसने कहा, मैं बस उत्सुक हूं, गुरुजी। आप इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मुझे किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? अध्याय 807 झेंग जियांजिंग को धमकाया, भद्दे तरीके 5। सच में बूढ़ा वांग कुछ हद तक अविश्वसनीय था। सचमुच, नी यांग ने सिर हिलाया। यह देखकर कि नी यांग झूठ नहीं बोल रही थी, बूढ़े वांग ने आगे दबाव नहीं डाला, बल्कि कहा, सच बताऊं तो मैं इन भूत महल 13 सुइयों के बारे में काफी उत्सुक हूं। जब 2 दवा के दीवाने एक साथ मिलते थे तो वे जुनून की स्थिति में पहुंच जाते थे, यहां तक कि उन्हें इस बात का भी बिल्कुल पता नहीं होता था कि घर पर कोई आया है। वास्तव में भूत महल 13 सुइयों के लिए एक एक्यूपॉइंट गीत है, लेकिन क्योंकि ग्रैंड मास्टर को डर था कि बाहरी लोग इसे गुप्त रूप से सीख लेंगे, इसलिए इसे कभी भी चिकित्सा ग्रंथों में दर्ज नहीं किया गया। यह शिष्यों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पारित किया गया है। मास्टर, एक्यूपॉइंट गीत क्या है? मैं इसे सुनना चाहती हूं, नी यांग ने कहा, जैसे ही उसने सहजता से एक ब्रश उठाया, अपने बालों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने सिर के पीछे सुरक्षित किया, जिससे उसकी गोरी और सुंदर गर्दन दिखाई दी। उसका पूरा शरीर युवावस्था की जीवंतता से चमक रहा था। बहुत समय हो गया है और मैं भूल गया हूं, बूढ़े वांग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया। कृपया याद करने की कोशिश करें। मुझे सोचने दो। बूढ़े वांग ने याद करने की बहुत कोशिश की, फिर आखिरकार अपने माथे पर थपकी दी। मुझे अब याद आया, असंख्य राक्षसों की जंगली हरकतों से होने वाली सभी बीमारियों के लिए 13 सुइयों के बिंदुओं को स्वीकार करना चाहिए। पहले भूत महल में सुई लगाकर अपना चक्कर शुरू करना चाहिए, फिर भूत विश्वास में सुई लगानी चाहिए। प्रतिक्रियाएं प्रचुर मात्रा में हैं। सिर से पैर तक एक एक करके पुरुष बाईं ओर से शुरू करते हैं, महिलाएं दाईं ओर से। पहली सुई केंद्र में होती है, भूत महल सही है, बाईं सुई अंदर और दाईं सुई बाहर। यह ग्रैंड मास्टर का शानदार रहस्य है। पागल और घातक आत्माएं सभी को छोड़ देंगी। यह भूत महल 13 सुइयों के लिए एक्यूपॉइंट गीत था। नी यांग ने दूसरा ब्रश उठाया और एकदम सटीकता के साथ चावल के कागज पर एक्यूपॉइंट गीत लिख दिया। उसकी लिखने की गति ओल्ड वांग की बोलने की गति से मेल खा रही थी। दरवाजे के बाहर से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे 2 ऊंची परछाइयां बन रही थीं। लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मास्टर, एक्यूपॉइंट गीत मानव शरीर के 13 प्रमुख एक्यूपॉइंट से मेल खाता है। आमतौर पर जब तक आप इन 13 प्रमुख बिंदुओं को लक्षित करते हैं, तब तक गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। फिर भी नी यांग को लगा कि यह इतना आसान नहीं हो सकता, कुछ कमी जरूर है। बूढ़े वांग की आंखें चमक उठीं। यांग, तुम्हारी ब्रश से लिखी गई लिखावट बहुत अच्छी है। आजकल ब्रश से लिखने वाले युवा बहुत कम हैं। आजकल लोग फाउंटेन पेन, बॉल पॉइंट पेन, पेंसिल आदि का उपयोग करते हैं। ब्रश जैसी पुरानी चीजें बहुत पहले ही प्रचलन से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन बूढ़ा वांग अलग था। आखिरकार वह उस युग में रह चुका था और एक ऐसा व्यक्ति था जो अतीत को संजोता था, इसलिए वह हमेशा ब्रश रखता था और घर पर ही ब्रश का उपयोग करता था। नी यांग मुस्कुराई और बोली, मास्टर, आपकी नजर बहुत अच्छी है। मुझे भी लगता है कि मेरी लिखावट काफी अच्छी लगती है।
बूढ़े वांग को यह महसूस नहीं हुआ कि उनका शिष्य घमंडी है और उन्होंने सिर हिलाकर कहा, बेशक, क्या प्रतिभा के प्रति मेरी नजर कभी खराब हो सकती है? बाहर एक आदमी के मुंह के कोने हिल रहे थे। पापा। तभी एक कर्कश पुरुष की आवाज हवा में गूंजी। बूढ़ा वांग दंग रह गया। क्या वह कुछ सुन रहा था? पापा। बूढ़ा वांग तेजी से मुड़ा और उस बेटे को देखा जिसे देखने के लिए वह तरस रहा था। 2 साल के अंतराल में वह बदमाश फिर से लंबा हो गया। पिताजी। वांग ज़ेकी ने आगे बढ़कर बूढ़े वांग को गले लगा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। बूढ़ा वांग अपनी आंखों को लाल होने से नहीं रोक सका। उसे तो यह भी संदेह हुआ कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। बूढ़े वांग ने चुपके से उसकी जांघ पर चुटकी काटी। आउच! यह नरक जैसा दर्द था। यह कोई सपना नहीं था। पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आई। वांग ज़ेकी फूट फूट कर रोने लगा। बॉस वांग ने सख्त चेहरे से कहा, एक आदमी को हल्के से आंसू नहीं बहाने चाहिए। इसमें रोने की क्या बात है? अपने आंसू रोक लो। हालांकि वह स्वयं आंसू के कगार पर था, फिर भी वह अपने मूर्ख बेटे को गंभीरता से डांट रहा था। वांग ज़ेकी ने अपनी आस्तीन से अपना चेहरा पोंछा। पिताजी, मां कहाँ है? बॉस वांग ने जवाब दिया, तुम्हारी मां सब्जी के बगीचे में गई थी। सब्जी का बगीचा वह स्थान है जहां वे अपनी सब्जियां स्वयं उगाते हैं, क्योंकि वे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उन्हें वही उगाना पड़ता है जो वे खाते हैं। ओह! वांग ज़ेकी ने सिर हिलाया और फिर कहा, वैसे पिताजी, यह मेरे बॉस मिस्टर डू हैं। बूढ़ा वांग श्री डू को उनकी प्रतिष्ठा से जानता था, लेकिन उनसे पहले कभी नहीं मिला था। मिस्टर डू, यह खुशी की बात है। चाचा, श्री डू ने अपनी बुद्धमाला घुमाते हुए, थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। बूढ़े वांग ने मिस्टर डू पर एक और नजर डाली और महसूस किया कि यह मिस्टर डू अफवाहों से बहुत अलग था। गणतंत्र युग के एक स्कूल शिक्षक की तरह सज्जन और सुरुचिपूर्ण। तभी जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो, बूढ़े वांग ने नियांग को इशारा किया, यांगयांग, इधर आओ। ज़ेकी, यह वही प्रशिक्षु है जिसे मैंने हाल ही में लिया है। इससे पहले कि बूढ़ा वांग बोलना समाप्त कर पाता, नियांग मुस्कुराया और कहा, मास्टर, मैं पहले ही अपने वरिष्ठ भाई से मिल चुका हूं। यह कहकर उसने मिस्टर डू का अभिवादन किया। मिस्टर डू। श्री डू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। बूढ़े वांग ने आश्चर्य से कहा, यांगयांग, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? नियांग ने संक्षेप में उत्तर दिया, मास्टर, क्या लिविंग रूम में कोई पारिवारिक चित्र नहीं है? एक दिन मैंने सड़क पर किसी को देखा जो चित्र में दिखाए गए बड़े भाई जैसा ही दिखता था, इसलिए हम एक दूसरे को जानने लगे। अध्याय 808। झेंग जियांजिंग को धमकाया, भद्दे व्यवहार 6। यह सुनते ही बूढ़े वांग ने सीधे वांग ज़ेकी के सिर पर मुक्का मारा। तुम छोटे कमीने, बीजिंग आते हो और अपने बूढ़े पिता और मां से मिलने के बारे में भी नहीं सोचते। मैंने तुम्हें पालने में अपनी मेहनत बर्बाद कर दी। वांग ज़ेकी, जो दिखने में सरल और ईमानदार लग रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। पिताजी, मुझे माफ करें। बूढ़े वांग ने झलाकर कहा, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। तभी प्रवेश द्वार से आवाज आई। यह वांग जोशी के लौटने की आवाज थी। वांग जोशी बूढ़ी वांग जितनी शांत नहीं थी। उसने अपने बेटे को, जिसे उसने 2 साल से नहीं देखा था, गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। नियांग एक तरफ खड़ा था, उसके मुंह के कोनों पर एक धीमी मुस्कान थी। उसने अंततः अपने पूर्व मालिक और मालकिन का सपना पूरा कर दिया था। आखिरी बार जब उनके पूर्व मालिक और मालकिन ने अपने बेटे को देखा था, जो 2 साल से लापता था, तो उन्हें याद था कि वह जीवंत लड़का एक ठंडी लाश में बदल चुका था। उस समय दंपति की भावनाओं की कल्पना की जा सकती है। ऐसी निराशा। अब जबकि उनका बेटा अंततः वापस आ गया था, दंपति बहुत खुश थे। वांग जोशी ने 2 मुर्गियां और एक बड़ा हंस भी काटा। हालांकि बूढ़ा वांग ऊपर से थोड़ा दुखी लग रहा था, लेकिन वह वास्तव में बहुत खुश था। मैं नदी में कुछ झींगा पकड़ने जाऊंगा। आगे बढ़ो, वांग जोशी ने मुस्कुराते हुए कहा, सावधान रहो। महम, बूढ़े वांग ने सिर हिलाया। वांग ज़ेकी वांग जोशी से मिलने में व्यस्त थे,
इतने वर्षों के अंतराल के बाद मां और बेटे के पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। परिणामस्वरूप लिविंग रूम में केवल नियांग और दादाजी डू ही रह गए। नियांग 13 भूत सुइयों पर शोध करने में व्यस्त थी और उसके पास दादाजी डू से निपटने का समय नहीं था। तो दृश्य नियांग द्वारा चिकित्सा ग्रंथ पढ़ने का हो गया। दादाजी डू बुद्धमोती गिन रहे हैं। हवा में केवल पन्नों के पलटने की आवाज आ रही थी। यद्यपि कोई भी बोल नहीं रहा था, फिर भी दृश्य अजीब नहीं था। दोपहर के भोजन के बाद वांग जेकी को एक महत्वपूर्ण बात याद आई। पिताजी, दादाजी डू की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं है, क्या आप कृपया उनका हालचाल ले सकते हैं? बूढ़े वांग ने नियांग की ओर देखा। यांगयांग, तुम इतने लंबे समय से मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, तुम अपनी सीख को अमल में लाने की कोशिश क्यों नहीं करते? दादाजी डू, ये गुरु और शिष्य, एक तो उसे बचाने के लिए आया था, जबकि दूसरा उसे अभ्यास के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। यह कहावत सचमुच सटीक बैठती है। यदि आप परिवार के सदस्य नहीं हैं, तो आप एक ही दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नियांग ने सिर हिलाया। ठीक है। दादाजी डू के होंठ फड़क उठे। उसने सचमुच हिम्मत की। नियांग दादाजी डू के पास गई। क्या आप कृपया अपना दाहिना हाथ बढ़ा सकते हैं? दादाजी डू ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। ठंडी उंगलियां काफी देर तक उसकी कलाई पर टिकी रहीं, फिर भी कोई आवाज नहीं आई। दादाजी डू ने ऊपर देखा और पूछा, क्या कोई आशा है? नियांग ने अपनी उंगलियां वापस खींच लीं। यह इतनी गंभीर बात नहीं है, मिस्टर डू। यह एक पुरानी बीमारी है। आपके शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ पूरी तरह से साफ नहीं हुए हैं। बस कुछ नुस्खे थकान को कम कर देंगे। दादाजी डू ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी आस्तीन सीधी कर ली। फिर मैं मिस नी को परेशान करूंगा। युवती अभी भी उसकी पुरानी बीमारी को पहचानने में सक्षम थी, जिसका मतलब था कि उसमें कुछ कौशल था। हालांकि दादाजी डू को पहले ही पता चल गया था कि उसके पास अच्छी चिकित्सा कौशल है, अन्यथा वह उस रात उसके लिए सही गोलियां नहीं छोड़ती। एक डॉक्टर का दिल माता पिता के दिल जैसा होता है, यह सही है, नियांग ने धीमी आवाज में कहा और दवा लिखने के लिए लिखने वाला ब्रश निकाला। कहावत है कि डॉक्टर का दिल सचमुच माता पिता के दिल जैसा होता है। लेकिन दादाजी डू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। नुस्खा लिखे जाने के बाद नियांग ने इसे बूढ़े वांग को सौंप दिया। मास्टर, कृपया इसे देख लें। बूढ़े वांग ने दवा ली और दादाजी डू के पास चले गए। परेशानी माफ करें दादाजी डू, लेकिन कृपया अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाएं। दादाजी डू ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही बूढ़े वांग ने दादाजी डू की नब्ज महसूस की, उसे समझ में आ गया कि नियांग ने इतने लंबे समय तक कुछ क्यों नहीं कहा था। दादाजी डू की नाड़ी वास्तव में अजीब थी। बूढ़े वांग ने नियांग द्वारा लिखे गए नुस्खे को देखते हुए नाड़ी को महसूस किया, बार बार सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, आप वास्तव में वांग यू द्वारा प्रशिक्षित होने के योग्य शिष्य हैं। ऐसी प्रतिभा, ऐसी बुद्धि एक साधारण व्यक्ति की तुलना कैसे हो सकती है? थोड़ी देर में बूढ़े वांग ने दवा का पर्चा रख दिया और फिर कहा, दादा डू, यांगयांग का पर्चा आपकी पुरानी बीमारी को ठीक कर सकता है। आज आपको वाकई एक उद्धारकर्ता मिल गया है। दादाजी डू ने दवा की पर्ची रख दी। धन्यवाद। उस दोपहर, क्योंकि गांव से कोई व्यक्ति इलाज के लिए आया था और एक विशेष दुर्लभ जड़ी बूटी गायब थी, रोगी की हालत काफी गंभीर थी, बूढ़े वांग के पास जड़ी बूटी इकट्ठा करने के लिए टोकरी लेकर पहाड़ पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नियांग ने पास आकर कहा, मास्टर, अब देर हो रही है, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और पहाड़ पर चढ़ना सुरक्षित नहीं है। इसके बजाय मुझे जाने दीजिए। कल रात बारिश हुई थी और पहाड़ पर धुंध भर जाने की संभावना थी। नियांग बूढ़े वांग के लिए चिंतित था। बूढ़ा वांग हंसा। अपनी बात सुनो, लड़की, अगर मेरे जैसा बड़ा आदमी सुरक्षित नहीं है, तो तुम जैसी जवान लड़की कैसे सुरक्षित रह सकती है? मालिक को जाने दो। नियांग ने बूढ़े वांग से टोकरी ले ली। मत भूलिए, मालिक, मैं काफी कुशल हूं। इसके अलावा आज बड़े भाई का पहला दिन वापस आया है, आपको घर पर ही रहना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। अध्याय 809,
झेंग जियांजिंग को धमकाया। भद्दे तरीके साथ बूढ़ा वांग उसकी टिप्पणी से अवाक रह गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी चिंता व्यक्त की। यांगयांग, क्या तुम्हें सच में अकेले प्रबंधन करना है? जरूर, कोई समस्या नहीं। नियांग ने अपनी टोकरी पीठ पर लटकाई, बूढ़े वांग को हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ी। बूढ़े वांग ने चिंता के साथ नियांग की पीछे हटती हुई आकृति को देखा। संयोग से इसी समय मास्टर डू घर से बाहर आ गया। बूढ़े वांग ने मास्टर डू को पकड़ लिया और कहा, मास्टर डू, लड़की यांगयांग अकेली पहाड़ पर चली गई है। अगर ज्यादा परेशानी न हो तो क्या आप जाकर उससे मिल सकते हैं? आखिरकार नियांग मास्टर डू की जीवन रक्षक थी। मास्टर डू से नियांग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा मास्टर डू के आसपास होने से, जो 10 मील के विदेशी बाजार के गंभीर रीपर थे, बूढ़ा वांग बहुत सुरक्षित महसूस करता था। मास्टर डू की अभिव्यक्ति अविचल थी। पहले तो उन्होंने उसका इस्तेमाल लड़ाई के लिए किया और अब वे उससे अंगरक्षक की भूमिका निभाने को कह रहे थे। आखिर यह सब क्या था? अगर बात बाहर आ गई तो इससे उनकी जिंदगी भर की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी, लेकिन एक बुजुर्ग के रूप में ओल्ड वांग के प्रति सम्मान के कारण और यह देखते हुए कि नियांग ने उन्हें पहले भी बचाया था, मास्टर डू ने मना नहीं किया। ठीक है चाचा, मैं अब चलता हूं। लेकिन यह केवल एक बार का अपवाद था। बूढ़े वांग ने भावुक होकर कहा, तो फिर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा मास्टर डू। मास्टर डू अपनी बुद्धमालाओं को थामे उस दिशा में चले गए जिस दिशा में नियांग गया था और लगातार उसका पीछा कर रहे थे। दूसरी ओर जहां वू यान्युन था, नियांग के सहयोग की बदौलत वू यान्युन आखिरकार घर पर लगभग 2 बार पूरा खाना खाने में कामयाब हो गई। हालांकि इससे दादी वू की असंतुष्टि जल्दी ही बढ़ गई। उसे लगा कि वू यान्युन वास्तव में कुछ भी नहीं समझती। यहां तक कि एक दादी के रूप में भी उसने अपना पेट नहीं भरा था, फिर भी वू यान्युन केवल अपने बारे में सोच रही थी। 17 साल की लड़की, फिर भी 7 साल के बच्चे जितनी समझदार नहीं। उसने वू यान्युन को कई मौकों पर खुलेआम और छुपकर संकेत दिए थे, लेकिन वू यान्युन को समझ में नहीं आया। गेंद दर गेंद। कितना स्वार्थी। दादी वू यान्युन को 2 कटोरी कांजी खाते हुए देख रही थीं। उन्हें लगा कि उनके सिर में दर्द होने वाला है। उन्होंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और असंतुष्ट होकर बोली, मेरा पेट भर गया है। वो जिनशू ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मां, आपने केवल आधा कटोरा ही खाया है। क्या आपको अस्वस्थ महसूस हो रहा है? कोई बात नहीं, मेरे लिए परेशान मत हो। दादी वू खड़ी हो गई। मैं टहलने जा रही हूं। दादी वू को जाते हुए देखकर यान एर्जू ने कहा, मां को क्या हो रहा है? वो जिनशू ने अपना सिर हिलाया। कौन जानता है? जाने दो, जाने दो। उसकी चिंता मत करो, चलो खाना खाते हैं। वो यान्युन का हाथ कटोरा पकड़ते समय जम गया। उसे लगा कि उसकी दादी उसकी वजह से परेशान थी, पर उसने इतना भी नहीं खाया था, है ना? आमतौर पर जब उसे भूख लगती थी तो उसे 4 कटोरी ऐसी पतली खिचड़ी पीनी पड़ती थी। आज उसने मुश्किल से 2 छोटे कटोरे खाए थे। शायद वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी। दादी वो एक घर में चली गईं जो बहुत ही स्टाइलिश तरीके से सजाया गया था और आलीशान लोहे के गेट पर दस्तक दी। लांजी, क्या तुम घर पर हो? लांजी। जल्द ही मजबूत वू लैन मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकली। आंटी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अंदर आइए, कृपया अंदर आइए। वर्तमान समय में वू लान की स्थिति एक जमींदार की मानी जाएगी। उसके पास 30 से ज्यादा घर थे, जिनसे उसे हर महीने औसतन 300 युआन किराया मिलता था। उस दौर में जब औसत मजदूरी 30 युआन के आसपास थी, वू लान वह सपनों की जिंदगी जी रही थी जिसके लिए हर कोई तरसता था। वू लैन का घर 3 मंजिला पश्चिमी शैली की इमारत थी जो अंदर से खूबसूरती से सजी हुई थी। दादी वू ने आह भरते हुए कहा, अगर मैं अपने जीवन में सिर्फ एक बार ऐसी पश्चिमी शैली की इमारत में रह सकूं, तो मैं संतुष्ट होकर मरूंगी। वू लैन ने हंसते हुए कहा, आंटी, आप बहुत विनम्र हैं। आपका सौभाग्य अभी भी आपके सामने है। अंदर बैठे वू लान ने विनम्रतापूर्वक दादी वू को कुछ पेस्ट्री और चाय की पेशकश की। घर पर पेट भर खाना न खा पाने के कारण
दादी वू ने अंडा केक के कई टुकड़े खा लिए और एक टुकड़ा चुपके से जेब में रख लिया ताकि उसे अपने सबसे बड़े पोते के लिए वापस ला सकें। वू लैन ने दादी वू की चालाक चाल को देखा लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि दादी वू के आचरण अच्छे नहीं थे, फिर भी वह एक एहसान मांगने के लिए वहां आई थीं, है न? भरपेट खाने पीने के बाद दादी वू ने आगे कहा, लांजी, पिछली बार तुमने जो बातें अपनी चाची से कही थीं, क्या वे अब भी मान्य हैं? अध्याय 810 शराब पीने वाला और मांस खाने वाला सांसारिक व्यक्ति बनो। यह सुनकर वू लैन की मुस्कान और भी चमक उठी। बेशक यह मायने रखता है। आंटी, क्या आपने अपना मन बना लिया है? दादी वू ने झिझकते हुए कहा, मुझे अभी भी इस पर सोचने की जरूरत है। वू लैन ने फिर एक और अंडे वाला केक उठाया और उसे दादी वू के हाथ में थमा दिया। चाची, आपको वाकई इस पर विचार करना चाहिए। मेरे भाई की हालत बहुत अच्छी है। अगर यान्युन उससे शादी करती है तो उसे बस मेरे भाई के लिए एक बच्चे को जन्म देने की जिम्मेदारी होगी। उसे बस मेरी माँ और दोनों बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करनी है। उसे कोई और मेहनत नहीं करनी है। वह घर पर अपनी आरामदायक जिंदगी का मजा ले सकती है। वू लैन का एक छोटा भाई था जिसका नाम वू कियांग था, जो इस साल 35 साल का हो गया था। वह 2 साल पहले विधुर हो गया था और उसे कोई उपयुक्त वर नहीं मिला था। इसलिए जब वू लैन ने देखा कि वू यान्युन काफी सुंदर है और अभी भी कुंवारी है, तो वह वू यान्युन को वू कियांग से मिलवाना चाहती थी। दादी वू ने आगे कहा, लांजी, इस साल तुम्हारा भाई कितने साल का हो गया है? उसके परिवार में कितने लोग हैं? पिछली बार मैं ठीक से समझ नहीं पाई थी। इस बार मुझे इसके बारे में विस्तार से बताओ। वू लैन ने दादी वू के लिए एक कप चाय डाली। मेरे भाई की उम्र इस साल 35 साल हो गई है। उसकी पत्नी ने 2 बेटियों को छोड़ दिया है। सबसे बड़ी इस साल 9 साल की है और सबसे छोटी 7 साल की है। फिर घर पर सिर्फ मेरी माँ है, कोई और नहीं। चिंता मत करो, मेरे भाई का घर बहुत साधारण है। यान्युन की उससे शादी के बाद निश्चित रूप से कोई भी उसे परेशान नहीं कर पाएगा। दादी वू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, 35 साल की उम्र में यह थोड़ी बड़ी बात है और उसके 2 बच्चे हैं। हमारा जिंशु भी केवल 35 साल का है। वू लैन ने आगे कहा, आंटी, मेरे भाई की उम्र पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी है। आप देख रही हैं कि हमारा परिवार बहुत अच्छा चल रहा है न? मेरे भाई की स्थिति मुझसे भी बेहतर है। मेरे भाई के पास 30 अपार्टमेंट हैं। आप अभी जिस घर में किराए पर रह रही हैं, उसके ठीक सामने वह मेरे भाई का है। आंटी, अगर यह हो जाता है तो मैं अपने भाई से बात करके आपको सामने वाला घर दे सकती हूं। उसके पास इतने सारे अपार्टमेंट हैं कि वह एक भी नहीं छोड़ेगा। वू लान ने धन के आत्मविश्वास के साथ बात की और दादी वू चकित हो गईं। जल्दी से पूछा, सामने एक आंगन के साथ 2 मंजिला पश्चिमी शैली का घर? यह सही है। वू लैन ने सिर हिलाया। यह 2 मंजिला पश्चिमी शैली का घर है जिसमें एक आंगन है। मैं आपको बता रहा हूं, वह घर गर्मियों की गर्मी और सर्दियों की ठंड से अच्छी तरह से अछूता है। यह इस घर से ज्यादा खराब नहीं है जिसमें हम रहते हैं। दादी वू को हमेशा उस पश्चिमी शैली के घर के मालिक से ईर्ष्या होती थी जिसमें आंगन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वू लैन के भाई का था। एक सफल व्यवस्था के तहत घर मिलने से ऐसा प्रतीत हुआ कि वू लैन का भाई वास्तव में संपन्न था। वू लैन ने दादी वू के चेहरे पर आए बदलाव को देखते हुए कहा, चाची, डालोंग और एरलोंग ने अभी तक स्कूल जाना शुरू नहीं किया है ना? आजकल लड़के स्कूल क्यों नहीं जा सकते? शिक्षा के बिना उन्हें भविष्य में पत्नियां ढूंढने में संघर्ष करना पड़ेगा। वू डालोंग और वू एरलोंग स्कूल जाने की उम्र के थे, फिर भी दोनों स्कूल नहीं जा रहे थे। ऐसा प्रयास की कमी के कारण नहीं हुआ, बल्कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। दादी वू भी चिंतित थीं। आखिरकार वे लड़के ही थे, क्या होगा यदि समय आने पर उन्हें सचमुच पत्नियां नहीं मिलीं? यह कहना होगा कि वू लैन ने दादी वू के सबसे संवेदनशील स्थान पर सटीक प्रहार किया था। दादी वू के हाव भाव देखकर वू लैन ने जोर देकर कहा, चाची, भले ही किसी और कारण से नहीं, लेकिन आपको बच्चों की खातिर इस पर विचार करना चाहिए। भाई जिंशु और उनकी पत्नी कई सालों से बीजिंग में हैं और अभी भी उनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है।
अगर यान्युन मेरे भाई से शादी कर लेती है तो वह न केवल यह सुनिश्चित कर सकता है कि डालोंग और एरलोंग स्कूल जाए, बल्कि वह आपकी आवास समस्या का भी समाधान कर सकता है। एक घर के साथ आप अपना घरेलू पंजीकरण भी यहां स्थानांतरित कर सकती हैं और आपका परिवार बीजिंग में स्थानीय निवासी बन जाएगा। फिर युवा लड़कियां खुद को आपके लिए समर्पित कर देंगी। डालोंग और एरलोंग को पत्नियां न मिलने की चिंता क्यों करें? वू लान ने जो शर्तें पेश की वे बहुत अनुकूल थीं। दादी वू प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकीं। उसके 2 पोते स्कूल जा सकेंगे, उनके पास रहने के लिए पश्चिमी शैली का घर होगा और वे बीजिंग के मूल निवासी बन जाएंगे। यह वह जीवन था जिसका उसने अपने सपनों में सपना देखा था। फिर भी वह दुल्हन पक्ष की रिश्तेदार थी, उसे कुछ शिष्टाचार बनाए रखने की जरूरत थी। ऐसा नहीं था कि उसकी पोती को पति नहीं मिल सकता था। दादी वू ने अंडे के केक का एक टुकड़ा लिया और कहा, हालांकि आप यही कह रहे हैं, आपका भाई दूसरी शादी की तलाश में है और उसके पहले से ही 2 बच्चे हैं, जबकि हमारी यान्युन अभी भी एक अछूती लड़की है। वू लैन ने दादी वू के हाथ थपथपाए। चाची, मैं ऐसी व्यक्ति हूं जो गोलमोल बातें नहीं करती और मैं झूठ नहीं बोलती। अगर मेरी कही बातें आपको अप्रिय लगती हैं तो कृपया नाराज न हो। अगर आपकी यान्युन कुंवारी नहीं होती तो मेरे भाई की शर्तों के अनुसार वह वास्तव में यान्युन पर बिल्कुल भी विचार नहीं करता। दादी वू का गला रुंध गया। हालांकि वू लैन के शब्द थोड़े कठोर थे, लेकिन वे वास्तव में सत्य थे। वू लान के भाई के पास बेहतर स्थिति, धन और संपत्ति थी। वू यान्युन के पास क्या था? वू यान्युन वू लान के भाई से कुछ साल से ज्यादा छोटा नहीं था। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।